देखो अब हम क्या करेंगे। अब उत्तल सतह का हम वह चीज लेंगे, वह व्यवस्था लेंगे जिससे प्रतिबिंब वास्तविक बनता है। हम दूसरी स्थिति में वास्तविक प्रतिबिंब हम लेंगे। ये देखो ये भी क्या है, ये भी उत्तल गोलीय सतह है। ये भी उत्तल गोलीय सतह है। इसका प्रधान अक्ष एक्स एक्स डैश है। इसका प्रधान अक्ष कितना है, एक्स एक्स डैश है। इसके प्रधान अक्ष पर ओ कोई बिंदु वस्तु है। ओ बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरण ओ एस आपतन के कोण आई पर आपतित होती है। आपतन के कोण आई पर आपतित होती है तथा दूसरे माध्यम में अपवर्तन के कोण आर पर एस आई दिशा में अपवर्तित होती है। यदि ए भी सतह नहीं होता तो क्या होता, ओ से किरण एस पर चलती और आगे की तरफ एस डैश की ओर निकल जाती। लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसके एक तरफ के माध्यम का अपवर्तनांक v1 है, वह क्या है, विरल माध्यम है, और दूसरे तरफ का अपवर्तनांक v2 है, उस सघन माध्यम। सघन माध्यम मतलब कांच है। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो अपवर्तन के कोण r पर अपवर्तित होती है, लेकिन अभिलंब के क्या होती है, नजदीक होती है। इसलिए एस आई दिशा में अपवर्तित होकर वो बिंदु वस्तु का आई बिंदु पर वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। अब आइए इसमें क्या करें। ये P बिंदु, ये P है ध्रुव से, PO क्या है, वस्तु दूरी, और PC क्या है, वक्रता की त्रिज्या है, और PI क्या है, प्रतिबिंब दूरी है। माध्यम का अपवर्तनांक v1 तथा v2 है। हम इन्हीं चीजों में हम वही सूत्र पुनः स्थापित करेंगे। μ2 बटा में v माइनस μ1 बटा में u इजकल टू μ2 माइनस μ1 बटा में r को हम स्थापित करेंगे। तो देख लीजिए, तो मान लिया कि ए बी कोई उत्तल गोलीय सतह है जिसके एक तरफ के माध्यम का अपवर्तनांक v1 है तथा दूसरे तरफ के माध्यम का अपवर्तनांक μ2 है। यहाँ μ2 ग्रेटर देन v1 है। कहने का मतलब μ2 वाला जो व्यवस्था है वह सघन माध्यम है और v1 विरल माध्यम है। इसके प्रधान अक्ष पर वो कोई बिंदु वस्तु है जिसका वास्तविक प्रतिबिंब आई बिंदु पर बनता है। तो अपवर्तन के नियम से हम क्या लेंगे, μ2 बटा में v1 बराबर साइन आई बटा में साइन आई। आपको ये सूत्र आपको कहाँ मिलेगा, निरपेक्ष अपवर्तनांक वाले टॉपिक में जाइए। निरपेक्ष अपवर्तनांक जहां पढ़ाए हैं बाबू वहीं देखिएगा। 1 μ2 बराबर μ2 बटा में v1 बराबर साइन आई बटा में साइन आई। इसको जरूर आप फॉलो कीजिएगा, क्योंकि कभी कभी किसी लड़के को यहाँ पर समझ में नहीं आता है तो आप वहीं पर पीछे वाला जो देखिएगा तो सारा बात स्पष्ट हो जाएगा। तो हमारा अपवर्तन के नियम से कितना हो जाएगा, μ2 बटा में v1 बराबर साइन आई बटा में साइन आर। अब देखिए, यदि I एवं R का मान अल्प हो गए तो साइन I इससे बराबर हो जाता है, लगभग I के बराबर हो जाता है।
तथा साइन आर लगभग बराबर किसके हो गए, आर। इसलिए μ2 बटा में μ1 बराबर साइन आई बटा में साइन आर। अब तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो μ1 आई इक्वल टू μ2 इंटू आर हो जाएगा। अब देखिए हमारा महत्वपूर्ण काम है इस चित्र की व्यवस्था से आई तथा आर का मान निकालना है। आई तथा आर का मान जब हम निकालेंगे तब हम देखेंगे कि क्या होता है। त्रिभुज एस को सी में आई बहिष्ठ कोण है। देखो त्रिभुज एस ओ सी में आई क्या है, बहिष्ठ कोण है। आई जब बहिष्ठ कोण हो जाएगा तो इस त्रिभुज के एस ओ सी के दो कोण कौन बन जाएगा, अल्फा तथा बीटा बन जाएगा। तो आई बराबर कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। त्रिभुज एस आई सी में बीटा बहिष्ठ कोण है, इसलिए बीटा बराबर कितना हो जाएगा, आर प्लस गामा। देखो कैसे हो रहा है, यहाँ पर बीटा बहिष्ठ कोण है और एस आई सी में आर और गामा बच रहा है, इसलिए कितना हो जाएगा, बीटा बराबर आर प्लस गामा। अब हम आर का मान आसानी से निकालेंगे, आर बराबर बीटा माइनस गामा। अब हम क्या करेंगे, आई तथा आर का मान समीकरण 1 में जब रख देंगे तो μ1 इंटू अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू μ2 इंटू बीटा माइनस कितना हो जाएगा, गामा हो जाएगा। अब हम अहम अंक बात क्या है, इस चित्र के माध्यम से अल्फा बीटा तथा गामा का मान निकालेंगे। देखो यहाँ पर tan के रूप में लिया गया है, tan थीटा बराबर कितना होता है, लंब बटा आधार। tan अल्फा पर हम पहले आएंगे, tan अल्फा पर देखो यहाँ पर अल्फा और tan अल्फा लेंगे तो एसएम क्या होगा, लंब हो जाएगा। एसएम क्या होगा, लंब होगा और एमओ क्या होगा, आधार होगा। एसएम बटा में एमओ। अब tan बीटा पर आएंगे, tan बीटा बराबर ये एसएम लंब हो जाएगा और एमसी क्या हो जाएगा, एमसी इसका क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। एमसी क्या होगा, आधार हो जाएगा। जब एमसी आधार हो जाएगा अब tan गामा पर आएगा, ये गामा हो गया, इसके सामने का एसएम क्या होगा, लंब हो जाएगा और इसका आधार कितना होगा, एम आई हो जाएगा। आधार कितना हो जाएगा, एम आई। और tan गामा बराबर कितना होगा, एसएम बटा में एम आई। यदि अल्फा एवं बीटा का मान, अल्फा बीटा एवं गामा का मान अल्फा में, देखिए साइन के केस में साइन थीटा लगभग बराबर थीटा है और कॉस में आते हैं तो कॉस थीटा बराबर 1। कब, जब थीटा अल्प लिया जाएगा। और tan थीटा में भी जो साइन का केस होता है वही होता है। अब ये आपको कहाँ मिलेगा, ये आपको जो 11 में हम आप लोग को सर्कुलर मोशन जो पढ़ाए हैं उसमें इसका बहुत प्रयोग है। दूसरी बात, अब इसको कैलकुलस का लिमिट चैप्टर में 11 का देखिएगा तो सारा के सारा समस्या आपका क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। अब tan अल्फा लगभग बराबर अल्फा बराबर किसके हो जाएगा, एसएम बटा में एमओ हो जाएगा। tan बीटा लगभग बराबर बीटा एसएम बटा में कितना हो जाएगा, एमसी हो जाएगा। और tan गामा लगभग बराबर गामा बराबर एसएम बटा में कितना हो जाएगा, एम आई के बराबर हो जाएगा। अब हमको सारी चीजें मिल गई तो इनका मान कहाँ रख देंगे, यहाँ पर ये ले लीजिए समीकरण 2 लीजिए, क्या लीजिए समीकरण 2। अब तब इसके मान को आप रखिए।
अल्फा बीटा एवं गामा का मान समीकरण दो में रखने पर जब रखेंगे तो कितना होगा v1 इंटू अल्फा का मान रखिए कितना है Sm बटा में एमओ है Sm बटा में एमओ अब प्लस बीटा का मान कितना है Sm बटा में MC है बराबर मीटू इंटू कितना हो जाएगा अब बीटा का मान देखिए कितना है Sm बटा में MC माइनस Sm बटा में कितना हो जाएगा MI हो जाएगा दोनों तरफ Sm कॉमन ले लिया जाए दोनों तरफ Sm कॉमन लिया जाए तो μ1 इंटू Sm1 बटा में कितना हो जाएगा MO हो जाएगा प्लस 1 बटा में कितना हो जाएगा MC हो जाएगा बराबर μ2 इंटू Sm 1 बटा में कितना हो जाएगा MC माइनस 1 बटा में कितना हो जाएगा MI हो जाएगा Sm क्या हो जाएगा कट जाएगा इस कोष्ठ को तोड़ दिया जाएगा तो कितना हो जाएगा कोष्ठ को तोड़ेंगे तो μ1 बटा में MO हो जाएगा प्लस μ1 बटा में कितना हो जाएगा MC हो जाएगा इक्वल टू μ2 बटा में MC प्लस μ2 बटा में कितना हो जाएगा MI हो जाएगा अब हम क्या करेंगे फिर हम द्वारा का मुंह छोटा लेंगे क्या करेंगे बाबू फिर हम द्वारा का मुंह छोटा लेंगे तो देखो जब द्वारा का मुंह छोटा लेंगे तो सब किस बिंदु पर आ जाएगा A भी आ जाएगा B भी हो जाएगा और M भी कहां से आ जाएगा P बिंदु पर क्यों आ जाएगा सब इस किससे रिलेशन रखते हैं A भी सतह से रिलेशन रखते हैं इसलिए इन तीन का मान एक ही बिंदु पर हो जाएगा A भी पहुंच जाएगा P पर B भी पहुंच जाएगा P पर और M भी पहुंच जाएगा P बिंदु पर तो हमको तो कम है M से तो M कहां पर हो जाएगा P बिंदु पर कहने का मतलब M टेंस टू कितना होगा P होगा यदि सतह का द्वारा बहुत ही छोटा होगा तो कितना होगा M टेंस टू P होगा इसका मतलब है कि जहां जहां M है वहां वहां हम क्या करेंगे P रखेंगे जहां जहां M है वहां वहां हम क्या रखेंगे P रखेंगे
इसलिए कितना हो जाएगा v1 बटा में पीओ हो जाएगा प्लस v1 बटा में पीसी हो जाएगा इक्वल टू μ2 बटा में पीसी अब प्लस μ2 बटा में कितना हो जाएगा पी है। यह समीकरण कितना हो गया समीकरण 3 हो जाएगा। अब हम किसका उपयोग करेंगे चेन पाइपलाइन का। चेन पार्टी से पीओ बराबर वस्तु दूरी बराबर कितना हो जाएगा माइनस यू पी आई बराबर कितना होगा प्रतिबिंब दूरी प्रतिबिंब दूरी देखो इसमें प्लस भी हो गया। क्यों प्लस भी हो जाएगा यहाँ दाहिने तरफ और दाहिने तरफ प्रतिबिंब क्या बना है वास्तविक। अब किसी भी लेंस वाला भाग में जब भी का मान धन होता है तो वह क्या होता है वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। अब पीसी बराबर वक्रता त्रिज्या पीसी बराबर वक्रता त्रिज्या कितनी हो जाएगी प्लस आ है। देखो ये भी दाहिने तरफ है ये भी क्या है दाहिने तरफ। और भी मानों को कहाँ रख देंगे समीकरण 3 में रखकर हम क्या करेंगे हल करेंगे। इन मानों को समीकरण 3 में रखने पर तीन में जब हम रखेंगे तो क्या होगा माइनस v1 बटा में u हो जाएगा आइए प्लस कितना हो जाएगा v1 बटा में r हो जाएगा आई इक्वल टू कितना हो जाएगा μ2 बटा में r आइए भी प्लस कितना हो जाएगा μ2 बटा में d हो जाएगा कितना हो जाएगा μ2 बटा में d हो जाएगा। ये केवल यहाँ पर माइनस आ रहा है ये तो धन है पी आई तो धन है। अब यू भी को एक तरफ करेंगे और आर आर को हम क्या करेंगे एक तरफ करेंगे। यहाँ देखो कुछ दिक्कत हो गया यहाँ पर माइनस होगा यहाँ द्वारा छोटा होगा यहाँ पर भी क्या होगा बाबू वो ख्याल भूल गया है यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस होगा प्लस लिखा गया था यहाँ पर माइनस होगा यहाँ पर भी माइनस होगा। अब ठीक है यहाँ पर कितना हो जाएगा देखिए यहीं पर थोड़ा माइनस की जगह पर क्या लिखा गया था प्लस लिखा था यहाँ पर भी माइनस और यहाँ पर भी क्या होगा माइनस। अब चलो सब ठीक है। अब हम क्या करेंगे इधर उसको करेंगे भी को तो ये कितना हो जाएगा μ2 बटा में भी माइनस μ1 बटा में u बराबर
μ2 बटा में r माइनस v1 बटा में कितना हो जाएगा r। अब फाइनल इक्वेशन हम लिख देंगे μ2 बटा में v माइनस v1 बटा में u बराबर μ2 माइनस v1 बटा में r। यही तुम्हारा फाइनल इक्वेशन हो गया 4। सूत्र क्या हो गया, स्थापित हुआ, सूत्र स्थापित। अब देखिए ये जो क्वेश्चन हम पढ़ाए हैं उत्तल सतह और अवतल सतह दोनों। अवतल सतह में दो केस होता है, एक प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है तब, तथा एक प्रतिबिंब वास्तविक बनता है तब। लेकिन अवतल सतह में केवल एक ही केस इसलिए होता है कि अवतल सतह में केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है, इसलिए वो उसमें एक ही केवल केस है। अब मेरी परीक्षा में आता है ये सूत्र स्थापित करने के लिए। ये तीनों जो है आपको केस नहीं लेना है परीक्षा में। कभी सवाल में क्या करता है, एक दो बार देख लीजिए पीछे, कभी कह देगा कि उत्तल सतह पर, कभी कह देगा कि अवतल सतह पर ज्ञात कीजिए। और नहीं तो जनरली कैसे कहता है कि गोलीय सतह पर अपवर्तन का सूत्र μ2 बटा में v माइनस v1 बटा में u इजकल टू μ2 माइनस v1 बटा में r को स्थापित। अगर सवाल आपको इस तरह देता है तो ये तीनों फिगरों में जो तीनों केस पढ़ाए हैं उन तीनों केसों में जो आपको सुविधाजनक लगता है उसको आंसर आप दे सकते। लेकिन अगर अवतल सतह के लिए दे देगा तो अवतल सतह के लिए लिखेंगे, अगर उत्तल सतह के लिए दे देगा तो आपको दोनों में से कोई एक उत्तल सतह वाला लिखना होगा। अगर ऐसे कह देगा कि जब प्रतिबिंब वास्तविक बनता है तो अभी वास्तविक वाला पढ़ाए हैं उसको लिख दीजिएगा। अगर कहता है कि प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है तो आप काल्पनिक वाला आसानी से लिख दीजिएगा। और वीडियो आराम से देखते रहिए बाबू, और अपना जो भी हमारे में अंदर त्रुटि हो, चाहे आपको कहीं नहीं समझ में, तो मान लीजिए हमारे में भी त्रुटि आ सकती है पढ़ाई में, कहीं हमारे तरफ से कोई भी दिक्कत और त्रुटि होता है तो आप उसके कमेंट्स के लिए फ्री हैं। आप कमेंट्स करते रहेंगे तो हमको ये जानकारी होगी कि हम लोगों को क्या करना है, कहाँ मिसगाइड होगा। अगर गलत भी हो जाता है तो उसको सलाह दे देंगे कि यहाँ ऐसे लिखा गया, उसको वहाँ से रिमूव कर दो, ठीक। और शेयर और सब्सक्राइब चैनल को करते रहिए ताकि आगे वाला वीडियो आपको अति शीघ्र प्राप्त हो जाए। थैंक यू।